स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं. So it means every atom has a natural tendency to have 2 or 8 electrons in its valence shell. The atoms having less than 2 or 8 electrons in their valence shells are unstable. So it means कि हर एटम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने का जो है वो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल जो है वो ट्रेंड रखता है. सो वो एटम, ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनको हम अनस्टेबल कहते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स. अब क्वेश्चन जो है वो ये राइज होता है कि हमें ये किस तरह ये पता चल सकता है कि कोई एटम किस तरह से रिएक्ट करेगा. द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3. ठीक है, जो चैप्टर 3 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं. द ग्रुप नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल, group 1 has only 1 electron in its valence shell and group 17 has 7 electrons in its valence shell. So mode of reaction of an atom depends upon its number of valence shell electrons. It is discussed in the next section. So students, periodic table में किसी एटम की पोजीशन से उसके ग्रुप नंबर जो है कि जो हम कर सकते हैं उसका पता लगा सकते हैं. जैसा कि हमने चैप्टर 3 में ये चीज़ सीख चुके हैं कि ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद की बेस पर जो है वो दिया जाता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप नंबर 17 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो किसी एटम के रिएक्शन के तरीका जो है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर. तो आगे जाके जो है वो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक और टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस. In other words, during a bond formation, there is some force which holds the atoms together. Chemical bonds जो है एटम्स के दरमियान जो है वो अमल करने वाली ऐसी फोर्स है जो उन्हें एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स बॉन्ड की जो तश्कील के दौरान, उसकी फॉर्मेशन के दरमियान के दौरान कोई ऐसी फोर्स जो है वो सामने आती है जो एटम्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है, यानी कि उनको होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, उनको एक दूसरे से जोड़े रखती है. दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. सो आखिरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग या इखराज या उनका जो रिलीज है या उनकी गेनिंग है के ज़रिए, यानी कि बाय शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग, तीनों में से किसी भी तरीके के ज़रिए जो 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे करने का ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं. सो दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइजेस दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट. सो हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है वो सिर्फ इस बात की अलामत है कि जब भी एटम केमिकली रिएक्ट करें या आपस में मिलें, बाहम मिलें, तो उन्हें जो है वो नोबल गैसों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करना होगी, वो हासिल करना होगी. फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम. सो इसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव ओनली S subshell, this becomes a duplet rule. It plays a significant role in understanding the formation of a chemical bond between atoms. हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स
जिनके एटम्स में सिर्फ s सबशेल पाया जाता है, ये डुप्लेट रूल बन जाता है। ये एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनने के प्रोसेस को समझने में है वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है, यानी कि अहम किरदार अदा करती है। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, इट इज ड्यू टू एन electrostatic force of attraction between them, but if bond formation is between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativities, then the chemical bond formation is by sharing of electrons. This sharing of electrons may be mutual or one-sided. So students, इसका मतलब है अगर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो आयंस के दरमियान हो, बिटवीन आयंस, तो ये इन आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वजह से होती है, यानी कि उसकी वजह से होती है। लेकिन अगर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो एक जैसे एटम्स के दरमियान हो या ऐसे एटम्स के दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो क्वांटिटी है वो करीब करीब हो, उनकी जो मिकदार है वो करीब हो, तो फिर ये केमिकल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के जरिए होती है। ठीक है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शेयरिंग है, तो ये आपके सामने देखा, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी म्यूचुअल और वन साइडेड, ये जो है ये बाहमी भी और एक तरफा यानी कि एक तरफा भी हो सकती है, मे बी म्यूचुअल और वन साइडेड। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच डोमिनेट द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज lowered and molecule is formed. Otherwise, if repulsive forces become dominant, no chemical bond will be formed. In that case, there will be increase in the energy of the system due to creation of repulsive forces. इसका मतलब है जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो इन पर सेम टाइम पे यानी कि एक ही टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो वो अमल कर रही होती हैं। सो केमिकल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है अट्रैक्टिव फोर्सेस के डोमिनेट करने का के रिजल्टेंट होती है, यानी कि उसके नतीजे में होती है। सो इससे जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है और एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, दूसरी सूरत में अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं, वो हावी हो जाएं, तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। सो ऐसी सिचुएशन में जो रिपल्सिव फोर्सेस के पैदा होने की जो बदौलत सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें इजाफा होता है। सो इसको एक दफ़ा स्टूडेंट्स फिर से सुन लें। जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, तो उन पर बैक वक्त यानी कि एट ए सेम टाइम दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। कौन कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो गालिब आ जाती है, यानी कि डोमिनेट कर जाती हैं। ठीक है, इससे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और एक जो है मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। दूसरी सूरत में, ठीक है, अगर ये तो थी ना अट्रैक्टिव फोर्सेस की सूरत में जब वो डोमिनेट करती है, तो दूसरी सूरत में अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट हो जाए यानी कि वो हावी हो जाए, तो कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, तो कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बनता। सो इस सूरत में रिपल्सिव फोर्सेस के पैदा होने की बदौलत सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे आप लोगों के आज के जो टॉपिक्स हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको तसल्ली से आप सब लोगों ने पढ़ना है, याद करना है, साथ साथ जैसे पिछले चैप्टर्स आप लोग करते रहे हैं। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो